Hello everyone, how are you? I hope all of you are happy and healthy, and once again you are most welcome to my YouTube channel GK with MK। तो फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी 2022 का एग्जाम देने वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जीके प्लस साइंस के क्वेश्चन से वीडियो नंबर 18 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग केंद्र कहाँ स्थित है। तो साथियों, सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही जबरदस्त मोस्ट इंपोर्टेंट मिलने वाले हैं। यदि आप किसी क्वेश्चंस का आंसर पहले ही जानते हैं तो फ्रेंड्स आप कमेंट में साथ ही साथ लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में है आपका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग केंद्र। और फ्रेंड्स, जितने भी स्पेशल फैक्ट होंगे वो भी सारे कवर कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका कोई भी फैक्ट किसी क्वेश्चन से संबंधित छूटना नहीं चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद में स्थित है, और यह संस्थान प्रोफाइलिंग और संबंध विश्लेषण का कार्य करता है, और विश्लेषण का उपयोग अपराधों की जांच में होता है। जो ये विश्लेषण होता है इसके माध्यम से इसका उपयोग होता है अपराधों की जांच के लिए। और यहाँ पर क्या होता है कि आनुवंशिक खामियों का पता लगाकर और इस क्षेत्र में अनुसंधान किया जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबरनामा किसने लिखा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अकबरनामा लिखा था आपका अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अकबरनामा अबुल फजल द्वारा 7 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद लिखा गया था। यह पुस्तक, बात करें इस पुस्तक की, तो ये 3 जिल्दों में बटी हुई है। 3 जिल्द में बटी हुई है ये पुस्तक, और जिसकी आखिरी जिल्द है वह कौन सी है? आईने अकबरी है। याद रखिएगा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अकबरनामा है उसकी कौन सी जिल्द आईने अकबरी कहलाती है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, उसकी जो आखिरी जिल्द है उसको आईने अकबरी कहते हैं। और यह पुस्तक अकबर कालीन शासन प्रणाली तथा मुगल काल के आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी जानकारी यह पुस्तक देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इस पर प्रभाव पड़ता है कि उसका जो भार होता है वस्तु का वो घट जाता है। क्या होता है? भार घट जाता है। और आप जानते हैं कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कितना होता है? 1/6 अर्थात 1/6वां भाग होता है। इसलिए क्या होता है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कम हो जाता है, और चंद्रमा पर कम गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही क्या है? वहां पर वायुमंडल का अभाव है। जबरदस्त मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, जिसे हम गोइटर रोग कहते हैं? किस तत्व की कमी से हो जाता है? तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आयोडीन। आयोडीन की कमी से ही घेंगा रोग होता है, गोइटर रोग होता है। और जो ये घेंगा रोग होता है फ्रेंड्स, ये गले का रोग है जो आयोडीन की कमी के कारण होता है। और आयोडीन की कमी के कारण जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसका अपर्याप्त उत्पादन होता है, और जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो थायराइड ग्रंथि होती है, जो थायराइड ग्लैंड होती है वो बढ़ जाती है। इसीलिए गले में सूजन और गांठें हो जाती है। इस रोग का उपचार होता है आयोडाइज नमक से, या फिर जो थायोयूरेसिल एक नामक औषधि है उसके खाने से। या तो आप ये नमक खाइए या फिर औषधि खाइए, इनके खाने से आपका इस रोग का उपचार संभव हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया, कोस्टारिका, कीनिया या फिर वेनेजुएला? मोस्ट इंपोर्टेंट है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कीनिया से गुजरती है। इनमें से जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से कीनिया देश से गुजरती है आपकी भूमध्य रेखा, जिसे हम 0 डिग्री हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स। और देखिए अफ्रीकी देश कौन सा है? कीनिया, कंपाला और कांगो, उसके बाद सोमाली, और उसके बाद आपका गणराज्य सोमाली गणराज्य और रवांडा, युगांडा आदि, इन सब देशों से क्या होती है? भूमध्य रेखा गुजरती है। जबकि जो ऑस्ट्रेलिया है, कोस्टारिका है और वेनेजुएला, इन देशों से ये रेखा नहीं गुजरती है। क्यों नहीं गुजरती है? क्योंकि फ्रेंड्स जो ऑस्ट्रेलिया है वो ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप में है, कोस्टारिका आपका उत्तरी अमेरिका में है, जबकि जो वेनेजुएला है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और इन से जो है ये भूमध्य रेखा या फिर 0 डिग्री जो जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं यह नहीं गुजरती है। याद रखिएगा। और फ्रेंड्स इसकी एक जबरदस्त ट्रिक है मेरे पास। मैं पूरा दावा कर सकता हूं कि ऐसी ट्रिक पूरे YouTube के इतिहास में किसी के पास नहीं होगी। आपको मैं पूरे ट्रिक के माध्यम से भूमध्य रेखा पर जितने भी स्थित देश हैं वो सभी याद करा दूंगा। और फ्रेंड्स जितने भी आपको ट्रिक आज तक आपने देखी होगी वो सारी ट्रिक ऐसी नहीं होगी कि जिसमें आपका लेफ्ट टू राइट अर्थात इक्वेडोर से लेकर और अंतिम तक आपका पूरा एक सीनेटी से आपके याद हो जाएंगे। ऐसी ट्रिक मेरे पास है। यदि आपको चाहिए तो फ्रेंड्स आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको किसी वीडियो में उस ट्रिक के बारे में पूरा डिटेल से समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 के मस्तिष्क तथा मेरु रज्जा पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसे कहते हैं मेनिंजाइटिस रोग। और मस्तिष्क तथा मेरु रज्जा को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? मेनिंजस कहते हैं, मेनिंजस। याद रखिएगा।
और इसमें सूजन व दर्द को ही क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस रोग कहते हैं। और इस रोग के कारण क्या होता है, गला दुखता है, तेज बुखार आता है, सिर दर्द होता है, लगातार उल्टियां आती है और मानसिक चेतना में भी कमी आ जाती है। जबकि जो रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं के बढ़ जाने के कारण जो रोग होता है वो कौन सा होता है, उसे कहते हैं ल्यूकीमिया रोग। और लकवाग्रस्त रोग होता है आपका पैरालिसिस। याद रखिएगा इस सब के बारे में भी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लहुरादेव, सेनुवार, सोगारा या फिर आपका कौशाम्बी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लहुरादेव से मिलता है आपका क्या, धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य या प्रमाण। और गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीन साक्ष्य मिलता है कहां से, लहुरादेव से। अब लहुरादेव आपको जानना चाहिए है कहां पर, तो फ्रेंड्स ये वर्तमान लहुरादेव जो है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है, याद रखिएगा। और आपको बता दें कि जो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कहां से मिले थे, तो फ्रेंड्स ये नवपाषाण कालीन प्राचीन बस्ती थी पाकिस्तान में स्थित, जो कि बलूचिस्तान प्रांत में है, मेहरगढ़ से आपके जो सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य यहां से मिलते हैं। जबकि जो धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य है वो आपका लहुरादेव से मिलता है। और लहुरादेव मैंने आपको बताया ये उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लोरिया नंदनगढ़ का जो स्तंभ है सबसे सुरक्षित माना जाता है अशोक द्वारा। और चंपारण में है, कहां पर ये, चंपारण में अशोक द्वारा स्थापित जो लोरिया नंदनगढ़ का स्तंभ लेख है यह सबसे सुरक्षित माना जाता है। इसके शीर्ष पर क्या है कि सिंह और फलकों को सजाने के लिए हंसों की एक पंक्ति दी गई है। किसकी, हंसों की पंक्ति, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स याद रखिएगा जो लोलक की क्या लंबाई बढ़ जाती है गर्मियों में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों बढ़ जाती है, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी तो उसका क्या होगा, आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, इसलिए घड़ी सुस्त हो जाती है। और सर्दियों में क्या होगा, लंबाई कम हो जाने पर आवर्तकाल भी कम हो जाता है, इसलिए लोलक घड़ी तेज चलने लगती है सर्दियों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पर्णरहित जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, पर्णरहित में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है, लोहा, तांबा, मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मैग्नीज पाया जाता है क्लोरोफिल में। और याद रखिएगा जो पर्णरहित क्लोरोफिल होता है वो जो वर्णक होता है वो मुख्यतः किसमें, हरित लवक नामक पादप कोशिकांग में पाया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल बहुत ही आवश्यक माना जाता है। दूसरा, ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है इसका केंद्र होती है, जबकि जो पौधों के जिन कोशिकाओं में क्लोरोफिल उपस्थित होता है केवल वे ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर पाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट। और पौधों में जो क्लोरोफिल होता है वो प्रायः किसमें, हरी पत्तियों में पाया जाता है। इस प्रकार से पत्तियों को पौधों का प्रकाश संश्लेषी अंग भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से कौन सा है, मरुस्थल, पर्वत, वन या फिर महासागर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, महासागर ही सबसे अधिक जो स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। और देखिए फ्रेंड्स जो पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का क्या अर्थ है, इसका अर्थ होता है कि पोषण स्तर 1 में स्वपोषित पौधों द्वारा सौर ऊर्जा जो सौर ऊर्जा होती है तथा पोषक तत्वों का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण विधि से प्रति समय इकाई में जैविक पदार्थों या फिर ऊर्जा में वृद्धि दर, इसी को कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता। याद रखिएगा फ्रेंड्स। और इस प्रकार से जो प्रश्न के अनुसार यदि बात करें तो सर्वाधिक जो स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है वो है आपका महासागर। चलिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आपको वीडियो ईमानदारी से आप देख रहे हैं तो अच्छी लगती है फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिएगा, मेरी मेहनत को सफल बनाने का आपका कार्य है। चलिए राम सेतु जिसे हम एडम ब्रिज कहते हैं कहां से शुरू होता है, तो फ्रेंड्स ये शुरू होता है आपका धनुषकोडी से। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं हम। तो धनुषकोडी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। और राम सेतु भारत के पंबन द्वीप से, किससे, जो पंबन आइलैंड है इसके अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में है। यह क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स। चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख किस नाम से किया, धुआं प्रश्न है भाई साहब। देखिए आप सभी को इनको पढ़िएगा तो बड़ा मजा आएगा। फो को की, यिंतु, सी यू की, सिकिया पोनो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यिंतु। जो जितने भी जो चाइनीज लेखक आए थे भारत में, कोरोना किंग जिनपिंग वाले देश चाइना से, तो फ्रेंड्स उन्होंने भारत को यिंतु नाम से पुकारा था। और देखिए प्राचीन भारत में जो फायान आया था, ह्वेनसांग, इत्सिंग, ये सब जैसे चीनी यात्री जो बौद्ध धर्म के बारे में गहन जानकारी के लिए भारत में आए थे। और इन चीनी लेखकों ने अपने लेखों में भारतीय क्षेत्र हेतु यिंतु शब्द का प्रयोग किया है, यिंतु, ये याद रखिएगा। और ह्वेनसांग को क्या कहते हैं, इनमें से यात्रियों को राजकुमारी भी कहते हैं, ह्वेनसांग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
मानसिक रूप से दिव्यांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्न में से कहां अवस्थित है? तो फ्रेंड्स जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में स्थित है। ये मानसिक रूप से जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए राष्ट्रीय संस्थान, और ये सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय है भारत सरकार के प्रतिष्ठान के रूप में। तो ये राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांग संस्थान की स्थापना की गई थी आपकी 1984 में, 1984 में। मानव विकास नगर सिकंदराबाद जो आता है हैदराबाद के अंतर्गत, उसमें एक स्वायत्त शासी निकाय के रूप में की गई थी इसकी स्थापना। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, और इस निकाय के जो नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई में भी 3 क्षेत्रीय इसके केंद्र भी कार्यरत हैं फिलहाल में देखा जाए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? सूफी संत, खान, मलिक या फिर उलेमा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उलेमा। उलेमाओं को क्या कहते थे? दस्तार बंदान कहते थे। और उलेमा सल्तनत काल में मुस्लिम धार्मिक गुरु थे जिनका कार्य था मुस्लिम कानूनों की विवेचना करना। और इसके बाद भी उलेमाओं की अति सक्रियता, अर्थात इनकी जो ज़्यादा एक्टिविटी और बेवजह सुल्तान पर मुस्लिम कानूनों के अनुपालन की प्रवृत्ति को अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम MBT कहते हैं, इन जैसे शासकों ने नियंत्रित करते हुए उनके अनावश्यक हस्तक्षेप को रोकने का प्रयास किया था। कह सकते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक जैसे शासक थे, इन्होंने इन पर कंट्रोल किया था, इन पर पाबंदियां लगाई थी, इन जैसे धार्मिक गुरुओं पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां अवस्थित है? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपका अवस्थित है लखनऊ में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की बात करें तो लखनऊ के सुदूर संवेदन उद्योग केंद्र के प्रांगण में यह स्वायत्त शासी संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका विकास बायोटेक्नोलॉजी विभाग भारत सरकार की सहायता से किया गया है। और यह एशिया का पहला जबकि विश्व का दूसरा बायोटेक्नोलॉजी संस्थान। याद रखें, जबरदस्त फैक्ट है भाई साहब। एशिया का पहला और विश्व का दूसरा बायोटेक्नोलॉजी संस्थान है कौन सा? ये जो लखनऊ में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पॉलीकार्बोनेट। इसी का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में। और देखिए, थोड़ा सा डिटेल से पढ़िएगा इसके बारे में। जो बुलेट प्रूफ ग्लास होता है उसके निर्माण में पॉलीकार्बोनेट, थर्मोप्लास्टिक या फिर लैमिनेटेड ग्लास की परतों का प्रयोग किया जाता है। जबकि जो पॉलीएमाइड होता है, जिसे हम केवलर कहते हैं, पॉलीएमाइड, इसका प्रयोग होता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। यह भी आपका पूछा गया कि बुलेट प्रूफ जैकेट में किसका इस्तेमाल होता है, किस बहुलक का इस्तेमाल होता है पॉलीएमाइड, जिसे केवलर कहते हैं। जबकि जो बुलेट प्रूफ खिड़की होती है उसमें इस्तेमाल होता है आपका पॉलीकार्बोनेट, थर्मोप्लास्टिक या फिर लैमिनेटेड ग्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है भाई साहब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में हुई थी सबसे पहले लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना। और देखिए, जो सन 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने जहां केंद्रीय स्तर पर लोकपाल की सिफारिश की थी, तो वहीं उन्हीं कार्यों के लिए राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर लोकायुक्त की भी सिफारिश की थी। और उड़ीसा लोकायुक्त अधिनियम 1970 बनाने वाला पहला राज्य बना था। जबकि जो महाराष्ट्र है, इसमें 1972 में सर्वप्रथम लोकपाल की नियुक्ति की गई थी, या लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई थी, लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी। इसके लोकायुक्त कर लीजिए आप। चलिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट ये फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहत क्षेत्र में फैलता है, अर्थात बड़े क्षेत्र में फैलता है विश्व के, तो उसे क्या कहते हैं? एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक या फिर एपिजेटिक? तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में जो कोरोना की तीसरी लहर है, ओमिक्रॉन, इसने पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचाया हुआ है। और ये देन किसके? तो चाइना की देन है भाई साहब। कोरोना किंग जिनपिंग की देन है ये, इसलिए कोरोना किंग जिनपिंग को कहा जाता है कि कोरोना का वो किंग है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पेंडेमिक। यदि कोई महामारी विश्व के बड़े क्षेत्र पर फैल जाए तो उसे पेंडेमिक कहते हैं। और देखिए, हम बताएंगे आपको कि ये एपिडेमिक क्या होता है। देखिए, जब किसी रोग का प्रकोप कुछ समय पहले की अपेक्षा बहुत अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं? महामारी कहते हैं, या फिर जानपदिक रोग कहते हैं। जब ये एपिडेमिक कहते हैं इंग्लिश में, महामारी, जानपदिक रोग या फिर एपिडेमिक कहते हैं। जबकि जो महामारी किसी एक स्थान पर सीमित होती है, किंतु यदि यह दूसरे महाद्वीपों में भी फैल जाए तो उसे सार्वजनिक रोग या फिर पेंडेमिक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट। तो गुलाम का गुलाम कहा गया है भाई साहब इल्तुतमिश को। देखिए मोहम्मद गोरी ने खरीदा था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था मोहम्मद गोरी का, और इल्तुतमिश को खरीदा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसलिए इल्तुतमिश हो गया गुलाम किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, इल्तुतमिश हुआ गुलामों का गुलाम, अर्थात मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन का जो गुलाम इल्तुतमिश। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, जानते हैं थोड़ा डिटेल से।
वस्तुतः जो दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है वो इल्तुतमिश माना जाता है। 1210 से 1236 ईस्वी तक इसने शासन किया था और इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इससे पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था और इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा और इसलिए इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो यही समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसे लगी आप बताइएगा जरूर कमेंट करके। यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और कमेंट करके जरूर बताएं हमें। यदि कोई सुझाव है तो वो भी हमें बताएं और साथ ही अपने ग्रुप में अपने दोस्तों में शेयर करके अपना जो है फर्ज अदा करें। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट दमदार धुआंधार वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।